नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो आज फिर लाए हैं हम आपके लिए ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका विषय है क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम चर्चा करेंगे फिज़िकल एजुकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आधारित है चैप्टर 4 शारीरिक रूप से अक्षम के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सो लेट्स गो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि अक्षमता क्या होती है, इससे क्या अभिप्राय होता है। तो अक्षमता, जिससे हम सामान्य भाषा में दिव्यांगता भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता में कमी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित है, जो कि कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है, अक्षमता कहलाती है। तो ये थी हमारी अक्षमता की परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अक्षमता कितने प्रकार की होती है, परिभाषित कीजिए। तो हमने पहले प्रश्न में बताया कि अक्षमता होती क्या है। अब हमें इस प्रश्न में बताना है कि अक्षमता कितने प्रकार की होती है। तो अक्षमता प्राय 3 प्रकार की होती है। जैसे हमारी पहली अक्षमता है संज्ञानात्मक अक्षमता, दूसरी बौद्धिक अक्षमता, तीसरी शारीरिक अक्षमता। अब इसमें लिखा है कि इन्हें परिभाषित भी कीजिए। तो हमें इस उत्तर को पूरा करने के लिए इनको परिभाषित भी करना है। तो देखते हैं संज्ञानात्मक अक्षमता की परिभाषा। तो संज्ञानात्मक अक्षमता मानसिक विकार की श्रेणी में आती है। इसके कारण व्यक्ति प्राथमिक रूप से सीखने, सिखाए हुए को याद रखने, बोलने और किसी छोटी सी भी समस्या को हल कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो ये थी संज्ञानात्मक अक्षमता की परिभाषा, जो कि प्राय संवेदी तंत्र से संबंधित होती है। अब हमारी है बौद्धिक अक्षमता। तो बौद्धिक अक्षमता से अभिप्राय मानसिक विकलांगता से है, जिसमें व्यक्ति दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाएं और अनुकूलित व्यवहार संबंधी क्रियाएं भी नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के अपने विचारों को याद रखने, समझने, तर्क वितर्क आदि करने में बहुत मुश्किल और कठिनाई आती है। तो ये थी बौद्धिक अक्षमता, जो प्राय हमारी मानसिक स्थिति से संबंधित होती है, जिसमें व्यक्ति सामान्य वाद विवाद करने और तर्क वितर्क करने, अपने विचार दूसरों के सामने प्रदर्शित करने में भी स्वयं को असमर्थ पाते हैं। अब है हमारी तीसरी शारीरिक अक्षमता। तो शारीरिक अक्षमता, इससे अभिप्राय शारीरिक विकलांगता है, जिसे प्राय देखा जा सकता है। शारीरिक अक्षमता व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर रोक लगा देती है, जिससे प्राय व्यक्ति को उठने, बैठने, चलने, कूदने आदि जैसी क्रियाएं करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये थी हमारी शारीरिक विकलांगता, जिसे प्राय हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारे सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप से विकलांग है। तो इन्हीं सभी विकलांगता को ही अक्षमता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विकलांगता के कारण कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया करने में असमर्थ होता है, अक्षम होता है, जिस कारण उसे उसकी इस बीमारी को अक्षमता का नाम दे दिया जाता है। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विकार से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार का होता है, परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि विकार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और उनकी परिभाषा। तो देखते हैं विकार की परिभाषा। तो विकार एक रोग है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य व उसकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति के प्रदर्शन पर
बुरा प्रभाव डालता है और व्यक्ति की क्षमता को बाधित करता है। शुरुआती समय में यह एक समस्या सी लगती है, परंतु आगे चलकर यह विकार का रूप ले लेती है। यानी कि विकार क्या होता है? विकार एक प्रकार का रोग ही होता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को, उसकी क्षमता को बाधित करता है और उसे अन्य गतिविधियां करने से भी रोकता है और उसके प्रदर्शन में भी कमी लाता है। तो ये होता है विकार, जो शुरुआत में देखने में एक छोटी सी और सामान्य समस्या ही नज़र आता है, परंतु अगर इसकी सही समय पर पहचान नहीं की जाती तो ये बाद में आगे चलकर एक अक्षमता यानी कि विकलांगता का रूप ले लेता है। तो ये था विकार। अब हमें बताने हैं कि विकार कितने प्रकार के होते हैं। तो विकार मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं विकार के। पहला प्रकार है ADHD, दूसरा है SPD, थर्ड है ASD और फोर्थ ODD और फिफ्थ है OCD। तो 5 प्रकार के विकार होते हैं। ADHD को हम अभिधान न्यूनता अतिक्रिया विकार भी कहते हैं और SPD को संवेदी प्रसंस्करण विकार, ASD की फुल फॉर्म आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार होती है और ODD की फुल फॉर्म विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, और ऐसे ही OCD से अभिप्राय मनोग्रसित बाध्यता विकार से होता है। तो ये थे विकार के प्रकार, जो कि मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, जिनकी हमने शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों आपको बताए। अब हमें इस प्रश्न में इनकी परिभाषा का भी वर्णन करना है। तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के विकारों की परिभाषा। तो हमारा पहला विकार है ADHD, जिसकी फुल फॉर्म होती है अभिधान न्यूनता प्रतिक्रिया विकार। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। यह एक प्रकार का व्यवहार संबंधी विकार होता है जिससे पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में प्राय बदलाव आ जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो अभिधान न्यूनता प्रतिक्रिया विकार, जो कि हमारे व्यवहार से संबंधित होता है और इससे ग्रसित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। फिर हमारा सेकंड है SPD, जो कि संवेदी प्रसंस्करण विकार होता है। यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है जिसमें संवेदी सूचनाओं का अभाव व मानसिक रूप से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, उसकी क्षमता प्रभावित होती है, इससे इंद्रियों का भी दोष होता है। तो ये था हमारा SPD संवेदी प्रसंस्करण विकार, जिसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता में कमी आती है। अब हमारा थर्ड है ASD आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। इससे पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई महसूस होती है, उठने बैठने में हिचक व घबराहट होती है। यह लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक होता है, यानी कि आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम संबंधित जो विकार होता है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक होता है। यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार होता है। तो ASD भी हमारा तंत्रिका तंत्र संबंधी ही विकार होता है। अब हमारा दूसरा है ODD, जिससे पीड़ित व्यक्ति व बच्चे मर्म स्पर्शी, क्रोधी, विवादी व नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। तो ODD, जिसकी फुल फॉर्म होती है विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार। तो इस विकार से पीड़ित व्यक्ति प्राय मर्म स्पर्शी, क्रोधी, विवादी व नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। इसके संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक व व्यवहारात्मक संबंधी लक्षण होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से इसे देखा जा सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन होना और आक्रामकता और अपने बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करना आदि, ये ODD के लक्षण होते हैं। तो हमारा विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार भी हो गया। अब हमारा अगला विकार है OCD, जिसकी फुल फॉर्म होती है मनोग्रसित बाध्यता विकार। तो यह चिंता, वहम संबंधी व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार होता है।
जिसमें व्यक्ति प्राय वहमी हो जाता है और वह अपने द्वारा की गई क्रियाओं को बार बार दोहराता है। उदाहरण के लिए पूजन संबंधी सामग्रियों को बार बार जांचना, बार बार हाथ धोना, घर की बार बार सफाई करना। यानी कि OCD से ग्रसित व्यक्ति प्राय हमेशा चिंता में रहता है और वह वहम में ही जीता रहता है। यह एक मानसिक संबंधी विकार होता है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित विकार होता है, जिसमें व्यक्ति अपने द्वारा की गई क्रियाओं को बार बार दोहराता है। जैसे कि हमने उदाहरण देकर बताया कि एक काम को उसने किया, वो उसके साथ दोबारा छेड़छाड़ करता है, उसे वहम रहता है कि उसका वो कार्य कहीं अधूरा तो नहीं रह गया। तो इस विकार से पीड़ित व्यक्ति प्राय वहमी हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और समाज से पिछड़े हुए रहते हैं। तो ये था हमारा OCD यानी कि सबसे अंतिम विकार। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ACD और SPD में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेदी प्रसंस्करण विकार क्या होता है और आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम संबंधित विकार क्या होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर ODD और OCD में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको पांचों प्रकार के विकारों की परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अक्षमता और विकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने हमारे पहले प्रश्नों में पढ़ा कि अक्षमता क्या होती है, विकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि अक्षमता और विकार में क्या अंतर होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को कि अक्षमता और विकार में क्या अंतर है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अक्षमता में सामान्य होने की संभावना नहीं होती है। अक्षमता यानी कि विकलांगता। तो विकलांगता का प्राय ठीक होना ज़्यादा सामान्य नहीं होता है, जबकि विकार में प्राय सामान्य होने की संभावना होती है। लेकिन जो विकार होता है, यदि उसे सही समय पर पहचान लिया जाए, पता कर लिया जाए और पर्याप्त इलाज द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है, उस स्थिति से सामान्य स्थिति में उस व्यक्ति को लाया जा सकता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है अक्षमता। यह प्राय मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक होती है। यानी कि जो अक्षमता विकलांगता होती है वो प्राय 3 प्रकार की होती है। या फिर मानसिक रूप से, या बौद्धिक रूप से, या शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति विकलांग हो सकता है। लेकिन जो विकार होता है प्राय कई प्रकार का होता है, क्योंकि ये व्यवहारात्मक संबंधी होता है, संवेदी तंत्र संबंधी होता है। हमने पढ़ा कि जो विकार होते हैं वो मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अक्षमता होती हैं वो सिर्फ 3 प्रकार की होती हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि अक्षमता शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। हमारा कोई भी शरीर का हिस्सा विकलांग हो सकता है, परंतु जो विकार होता है मुख्यतः तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क से ही संबंधित होता है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कि अक्षमता जिसे प्राय देखा जा सकता है, यानी कि विकलांगता, जिसे हम देख सकते हैं किसी व्यक्ति में, लेकिन जो विकार संबंधी समस्याएं होती हैं, विकार संबंधी जो रोग होते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता, वो अदृश्य होती हैं। उन्हें उस व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित नहीं है अथवा किसी विकार का शिकार है। तो हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि अक्षमता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि किन किन कारणों और लापरवाहियों के कारण कोई व्यक्ति अक्षमता का शिकार हो जाता है। तो अक्षमता के कारणों की चर्चा करते हैं। अक्षमता के कारण जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है आनुवांशिक कारण। विभिन्न प्रकार की अक्षमता का कारण आनुवांशिकी भी होती है। आनुवांशिक कारणों में यदि किसी के परिवार में बहुत समय से ही कोई अक्षमता सबको होती आ रही है, तो आने वाले बच्चों यानी कि आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर पड़ेगा। यह बच्चों को अपने माता पिता से मिले असंतुलित जीन्स के कारण होती है। तो आनुवांशिकता
के कारण भी अक्षमता का शिकार कोई व्यक्ति हो सकता है। आनुवंशिक, जिसमें गुणसूत्र की असंतुलन के कारण कोई व्यक्ति किसी विकलांगता का शिकार होता है। जैसे कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो उसका कारण होता है आनुवंशिकता, यानी कि गुणसूत्रों का पेरेंट्स से बच्चों में जाना। अब हमारा दूसरा कारण है कुपोषण व गरीबी। अक्षमता का मुख्य कारण कुपोषण यानी कि मुख्य पोषक तत्वों की कमी भी होती है, जिसके कारण प्राय आने वाले बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते और यह मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित भी नहीं हो पाते। तो कुपोषण व गरीबी भी अक्षमता का एक मुख्य कारण होती है, जिस कारण व्यक्ति को वैसा वातावरण नहीं मिल पाता जिसमें वो अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित कर सके, जिसके कारण वो मानसिक व शारीरिक रूप से अविकसित ही रह जाता है, जिसके कारण वो अक्षमता का शिकार होता है। तो अक्षमता का एक महत्वपूर्ण कारण गरीबी और कुपोषण भी होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है दुर्घटना। तो आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कब, कहाँ और किसके साथ दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसी ही दुर्घटनाएं प्राय अक्षमता का कारण भी बन सकती हैं। तो आज की जो डेली लाइफ है उसमें कब कौन सी दुर्घटना हो जाए और कौन व्यक्ति अक्षमता का शिकार हो जाए और उस दुर्घटना के कारण व्यक्ति का कौन सा हिस्सा कार्य करना बंद कर दे या प्रभावित हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता। तो अक्षमता का एक महत्वपूर्ण कारण दुर्घटना भी होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली, खान पान की बदलती आदतें, मोटापा, शारीरिक श्रम का अभाव भी समृद्ध परिवारों में विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं का कारण बन जाता है। तो आजकल की जो जीवन शैली है, आरामदायक जीवन शैली, जिसके कारण हम अपने हाथ पैरों को पर्याप्त क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं कर पाते, तो ये कारण भी हमारी अक्षमता का कारण बन सकता है। तो ये थे महत्वपूर्ण कारण जो प्राय एक बहुत बड़ी अक्षमता और समस्या का कारण बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं अब अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि OCD के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो OCD के कारणों की व्याख्या करनी है। हमने जाना कि OCD क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब हमें बताना है कि OCD किन किन कारणों से होता है। तो देखते हैं OCD के कौन कौन से कारण होते हैं जिन कारणों से प्राय OCD किसी व्यक्ति को होता है। तो OCD जो कि मानसिक विकलांगता संबंधी विकार है, इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है जैविक कारण, दूसरा आनुवंशिक तत्व और हमारा तीसरा पॉइंट संक्रमण तथा चौथा वातावरण है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है जैविक कारण। कौन कौन से जैविक तत्व होते हैं जिसके कारण प्राय OCD विकार किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है। तो जैविक तत्व जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में कमी तथा मस्तिष्क के मार्गों में उत्पन्न होने वाली रुकावटों से व्यक्ति OCD जैसे विकार की ओर अग्रसर होता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा आनुवंशिक तत्व। यदि माता पिता में से किसी एक को भी OCD के लक्षण होते हैं तो आने वाली संतान को भी OCD होने की संभावना बढ़ जाती है। ये होते हैं आनुवंशिक तत्व जो कि प्राय जीन्स की असंतुलता के कारण होते हैं। तो ये थे हमारे आनुवंशिक तत्व। अब हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है संक्रमण। तो संक्रमण यानी कि आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार के संक्रमण के कारण भी OCD उत्पन्न हो सकता है। यदि हमारे माता पिता या हमारी फैमिली में किसी को भी आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार यानी कि SPD या फिर कोई अन्य विकार है तो उसके कारण भी आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों को OCD के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है वातावरण संबंधी तत्व। कुछ हमारे वातावरण में भी ऐसे कारण होते हैं जो OCD उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि
अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु हो जाना, जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव वाले वातावरण के कारण भी प्राय कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। स्कूल में संबंधित समस्याएं, यदि स्कूल से संबंधित कोई समस्या है जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में रह रहा है, तनाव में रह रहा है, तो उस कारण भी वो किसी न किसी विकार का शिकार हो सकता है। रिश्तों से संबंधित समस्याएं, निवास करने की जगह में बदलाव, निवास करने की जगह में बदलाव यानी कि वातावरण में बदलाव के कारण भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी विकार का शिकार हो सकता है। तो ये तो OCD के मुख्य कारण। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और बोर्ड परीक्षा में इससे ही संबंधित और कई प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे SPD के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए, या फिर ODD के कारण बताइए। तो उनमें भी हमें आनुवांशिक कारण लिखने पड़ेंगे, जैविक कारण लिखने पड़ेंगे, वातावरण से संबंधित कारण लिखने पड़ेंगे। ऐसी 5 विकारों में से किसी भी एक विकार पर हमारा प्रश्न आ सकता है कि निम्न के कारणों की व्याख्या कीजिए, या फिर सीधे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि विकार क्या है, विकार को परिभाषित करें, कितने प्रकार का होता है, और इसके किन्हीं 2, किन्हीं 4 या किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको विकार के कारण, अक्षमता के कारण पूरी तरह से पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के मुख्य क्वेश्चंस पर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अक्षमता शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि अक्षमता शिष्टाचार क्या होता है, इससे हमारा क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं अक्षमता शिष्टाचार क्या होता है। अक्षमता शिष्टाचार का अर्थ है अक्षम व्यक्ति के साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होता है। तो अक्षमता शिष्टाचार हमें बताता है कि यदि हम किसी ऐसे अक्षम व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दूसरे शब्दों में कहें तो वह सिद्धांत होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी अक्षम व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। और अक्षमता शिष्टाचार सभी अक्षम व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय अलग अलग होते हैं। जैसे कि अक्षमता संबंधित शिष्टाचार विभिन्न प्रकार के अक्षम व्यक्तियों के साथ अलग अलग होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए उनके संपर्क में आने पर। अलग अलग तरह के अक्षम व्यक्ति, कुछ व्हीलचेयर वाले अक्षम व्यक्ति होते हैं, कुछ बोलने यानी कि वाक अशक्तता जिनमें बोलने की क्षमता पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होती, उन्हें वाक अशक्तता वाले व्यक्ति कहते हैं। तो उनके साथ जो अक्षमता शिष्टाचार होते हैं वो अलग होते हैं। सुनने श्रवण अशक्तता वाले व्यक्तियों के साथ शिष्टाचार अलग होते हैं। तो अलग अलग तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ अक्षमता शिष्टाचार भी अलग होते हैं। ये कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका हमें उनके संपर्क में आने या उनसे बात करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि अक्षमता शिष्टाचार के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें अक्षमता शिष्टाचार के सिद्धांत बतानी है कि यदि हम किसी अक्षम व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं अक्षमता शिष्टाचार के सिद्धांत। तो अक्षमता शिष्टाचार के सिद्धांत जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है दिव्यांग व्यक्ति के साथ बात करते समय संकेत भाषा की अपेक्षा उस व्यक्ति से सीधे बात करनी चाहिए। यानी कि यदि हम किसी दिव्यांग व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमें हमारी संकेत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सामान्य भाषा में उससे वो भी आराम से धीरे धीरे बात करनी चाहिए ताकि वो हमारी बातों को समझ सके। और हमारा सेकंड पॉइंट है किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देने के लिए उससे हाथ मिलाना उचित होता है। यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के आगे जब हम अपने आप को परिचित करते हैं तो हमें हाथ मिलाना उससे उचित होता है। थर्ड पॉइंट है किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते समय हमेशा अपनी और यदि कोई अन्य भी साथ में हो तो उसकी पहचान अवश्य करवानी चाहिए। यानी कि यदि हम किसी दृष्टिहीन व्यक्ति यानी कि ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो देख नहीं सकता तो उसके सामने हमें अपने आप को तो परिचित करवाना ही चाहिए। साथ में यदि हमारे साथ कोई और भी व्यक्ति आया है तो उसे भी उससे परिचित करवाना चाहिए, उसे किसी भी तरह से धोखे में नहीं रखना चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर
हो तो उसे हिलाने धक्का देने का प्रयास बिल्कुल ना करें, इससे किसी तरह की अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। तो अक्षमता शिष्टाचार के सिद्धांतों में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि यदि कोई व्हील चेयर वाला व्यक्ति है तो हमें उसे हिलाने या धक्का देने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई एक अप्रिय दुर्घटना हो सकती है जो हम नहीं भी चाहते। ऐसी कोई दुर्घटना घट सकती है हमारी एक लापरवाही की वजह से। और 5th पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति जिसे बोलने में कठिनाई आती है तो बातचीत करते दौरान सदैव ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने व उसकी बात पूरी करने का पूरा समय देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से धीरे एवं लघु प्रश्न करने चाहिए ताकि वह आराम से उत्तर दे सके। तो ये था हमारा 5th पॉइंट, जो कि यदि कोई बोलने में अक्षम व्यक्ति है, वो पूर्ण रूप से या अच्छे से नहीं बोल पाता है, वाक अशक्तता वाला कोई व्यक्ति है, तो हमें उसके साथ धीरे और बिल्कुल धैर्यपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए, छोटे प्रश्न पूछने चाहिए और उसे उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ अक्षमता शिष्टाचार संबंधित सिद्धांत। अब हम इसी प्रश्न के साथ अपनी आज की यह वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।